कहानी एक खुशबू से शुरू हुई। एक ऐसी खुशबू जिसने दुनिया को बदल दिया। ये खुशबू थी मसालों की, जो दूर देशों से आती थी और जिनकी तलाश में लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने वाली चीजें नहीं थीं, बल्कि दौलत और ताकत की निशानी भी थीं। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसने समंदरों पर कब्जा करने और नए रास्ते खोजने की होड़ शुरू कर दी। और यही खुशबू इंग्लैंड से जहाजों को इंडिया के तटों तक खींच लाई। इन जहाजों में भरकर आए थे व्यापारी, साहसी नाविक और वो लोग जिनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मुनाफा कमाना। जो ट्रेड के तौर पर शुरू हुआ, वो जल्द ही कुछ और डार्क बन गया। मसालों का कारोबार धीरे धीरे एक ऐसी कहानी में बदल गया जिसमें धोखे, साजिशें और जंग शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट्स के तौर पर आई, एक ऐसा संगठन जिसके पास शाही फरमान था और जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर व्यापार करने के लिए आजाद था। ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाने की परमिशन मांगते हुए, पार्टनरशिप और कॉमर्स की बातें करते हुए उन्होंने वादा किया कि वो सिर्फ व्यापार करने आए हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। पर इंडिया कोई एक किंगडम नहीं था, ये एक ऐसा भूभाग था जो अपनी विविधता और जटिलता के लिए जाना जाता था। ये राइवल एम्पायर्स और प्रिंसिपैलिटीज का एक पैचवर्क था। हर रियासत अपनी ताकत बढ़ाने में लगी थी और अक्सर आपस में लड़ती रहती थी। कंपनी ने इन डिवीजन्स में अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने समझ लिया था कि अगर उन्हें इंडिया पर राज करना है तो उन्हें यहां के राजाओं को आपस में लड़ाना होगा। उनके गार्ड्स प्राइवेट आर्मीज बन गए, जो किसी भी राजा के लिए लड़ने को तैयार थे। बस शर्त यह थी कि उन्हें अच्छा पैसा मिले। उनके वेयरहाउस किले बन गए। जहां कभी सामान रखा जाता था, वहां अब तोपें और बंदूकें रखी जाने लगी। जो मर्चेंट्स कभी लोकल रूलर्स के आगे झुकते थे, वो अब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। वो उन्हें अब ऑब्स्टिकल्स या प्यादे समझने लगे। उनके लिए इंडिया एक शतरंज का बोर्ड बन गया था और वो हर चाल सोच समझकर चल रहे थे। मसालों की खुशबू गन पाउडर और एम्बिशन के साथ घुल गई। अब हवा में बारूद की गंध थी और हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेडजर्स के साथ किंगडम्स के मैप्स भी जुड़ गए। अब हिसाब किताब के साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि कौन सा राज्य कितना बड़ा है और उसे कैसे जीता जा सकता है। ब्रिटिश एम्पायर के लिए कोई ब्लूप्रिंट लेकर नहीं आए थे। उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं था। ये हजार छोटे लालाची डिसीजंस से बढ़ा। हर फैसला सिर्फ एक मकसद से लिया गया था, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना। उन्हें रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा प्राइज स्पाइसेस या सिल्क नहीं, बल्कि इंडिया खुद था। ये एक ऐसा खजाना था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। ताज लेने के लिए तैयार था और सिर्फ उन्हें ही यह दिख रहा था। उन्हें लगा कि वो ही इस देश को संभालने के लिए सबसे सही है। इंडिया में ब्रिटिश की कहानी सिर्फ बैटल्स और ट्रीटीज की नहीं है। ये सिर्फ युद्ध और संधियों की कहानी नहीं है, बल्कि माइंडसेट में हुए सटल बदलावों की भी है। ये उस सोच की कहानी है जिसने एक देश को गुलाम बना लिया। एक ट्रेडर किंगमेकर बन गया, एक क्लर्क ने पावर का सपना देखा। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। ताज का साया लंबा होता गया और मर्चेंट्स ने उसे पाने की कोशिश की, और इस कोशिश में उन्होंने एक पूरे देश की तकदीर बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्चेंट से मास्टर बनने का सफर एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यापार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे एक साम्राज्य स्थापित हो गया। ये सफर सोने और चालाकी से भरा था। हर कदम पर एक नया दांव था, हर फैसले में एक चाल छिपी थी। शुरुआत में उनकी पावर उनके ट्रेडिंग पोस्ट तक लिमिटेड थी। वो सिर्फ व्यापारी थे जिनका मकसद मुनाफा कमाना था। पर जैसे जैसे मुगल एम्पायर बिखरने लगा, भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर होने लगी और रीजनल पावर्स बढ़ने लगी। हर कोई अपनी ताकत दिखाने और अपना राज्य बढ़ाने में लगा था। कैओस अपॉर्चुनिटी बन गया। इस उथल पुथल में कंपनी ने अपना मौका देखा। कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मीज खड़ी की, जो उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक और शक्तिशाली थी, और फिर इन आर्मीज को इंडियन रूलर्स को ऑफर की एक कीमत पर। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कई राजाओं ने स्वीकार किया। कभी कीमत कैश होती थी, यानी सीधे पैसे देकर सेना किराए पर ली जाती थी, तो कभी जमीन या ट्रेड कंसेशंस, यानी कुछ इलाकों पर व्यापार करने का अधिकार या कुछ जमीन कंपनी को दे दी जाती थी। इस तरह कंपनी किंगमेकर बन गई, जिसके हाथ में यह ताकत थी कि वो किसे राजा बनाए और किसे हटा दे। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बैलेंस बनाते हुए एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके कंपनी ने अपनी स्थिति मजबूत की।
जीतने वाले प्रिंसेस जिन्हें कंपनी ने सपोर्ट किया था जल्द ही खुद को कठपुतली पाते थे, क्योंकि उनकी सारी ताकत कंपनी के हाथों में चली जाती थी। उनकी ट्रेजरीज और पॉलिसीज दूर से कंट्रोल की जाती थीं, यानी फैसले लेने का अधिकार कंपनी के पास था। कंपनी के ऑफिशियल्स काउंटिंग हाउस से काउंसिल चैम्बर में चले गए। अब वो सिर्फ हिसाब किताब रखने वाले नहीं थे, बल्कि नीति बनाने वाले भी बन गए थे। वो रेसिडेंट्स बन गए, असली पावर वाले एडवाइजर्स। राजा के दरबार में बैठकर वो सारे फैसले लेते थे। इंडियन रूलर्स सिर्फ नाम के रह गए, उनकी सारी शक्ति और अधिकार छीन लिए गए थे। उनकी इंडिपेंडेंस एक दिखावा थी, एक झूठा नाटक जो दुनिया को दिखाया जा रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। एक व्यापारी कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई। ट्रेडर्स, पॉलिटिशियन जो पहले सिर्फ व्यापार करते थे, अब राजनीति में दखल देने लगे। डिप्लोमैट जो संधियां करते थे और राज्यों के बीच संबंध बनाते थे, और आखिरकार कॉन्करर बन गए। उन्होंने भारत को जीत लिया। ट्रेड का बिजनेस एम्पायर का बिजनेस बन गया था। अब उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि साम्राज्य चलाना था। कंपनी की एम्बिशन हर डील और हर धोखे के साथ बढ़ती गई। उनकी भूख कभी नहीं मिटती थी। कॉमर्स और कॉन्क्वेस्ट के बीच की लाइनें इतनी धुंधली हो गईं कि यह बताना मुश्किल था कि वो व्यापार कर रहे हैं या युद्ध, कि वे गायब ही हो गईं। अब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मर्चेंट का मास्क चला गया था। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहे थे, सिर्फ मास्टर बचा था। एक ऐसा मास्टर जिसके हाथ में भारत की किस्मत थी। टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ प्लासी 1757। कागज पर यह सिराज उद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल और रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की लड़ाई थी। रियलिटी में यह धोखे से सील की गई एक बिजनेस डील थी। क्लाइव ने मीर जाफर, नवाब के एम्बिशियस कमांडर, के साथ साजिश की। उसे धोखे के बदले सिंहासन का वादा किया। बैटलफील्ड पर मीर जाफर के सैनिक अलग हट गए। नवाब को धोखा दिया गया, हराया गया और मार दिया गया। कंपनी ने मीर जाफर को एक कठपुतली के तौर पर बिठाया। बंगाल की ट्रेजरी को ब्रिटिश लूट के लिए खोल दिया। क्लाइव बहुत अमीर बन गया, कंपनी अनस्टॉपेबल। प्लासी अल्टीमेट कॉर्पोरेट टेकओवर था, एक मर्चेंट का टैक्ता पलाट। ब्रिटिश अब सिर्फ ट्रेडर्स नहीं थे, वे अब रूलर्स थे। बंगाल की दौलत ने पूरे इंडिया में उनके एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया। प्लासी के बाद ब्रिटिश जानते थे कि सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से काम नहीं चलेगा। उन्होंने डिवाइड एंड रूल को परफेक्ट किया। कंट्रोल के लिए इंडिया के डिवीजन्स का फायदा उठाया। उन्होंने किंगडम्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, रूलर्स को कर्ज और डिपेंडेंस में फंसाया। प्रिंसेस ब्रिटिश सपोर्ट से लड़ते थे, खुद को कमजोर करते थे, जबकि कंपनी स्ट्रांग होती जाती थी। एक डीपर लेवल पर ब्रिटिश ने रिलीजियस डिवीजन्स को गहरा किया, अलग इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए और सस्पिशन बढ़ाने के लिए हिस्ट्री को फिर से लिखा। प्रोटेक्टर्स के तौर पर पेश आकर उन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई किया और इंडियन को डिवाइड रखा। डिवाइड एंड रूल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसके निशान आज भी दिखते हैं। ब्रिटिश ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने एक नेशन को तोड़ा। इंडिया, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसा देश जो अपनी अपार समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के लिए विश्व भर में जाना जाता था। उसकी दौलत धीरे धीरे एक व्यवस्थित तरीके से ब्रिटेन में चली गई। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक शोषण का परिणाम था। ड्रेन ऑन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन, प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दे दिया। जब कंपनी ने बंगाल से बहुत पैसा निकाला, मनमाने ढंग से कर लगाए और स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। इंडिया ने होम चार्जेस दिए, एक ऐसा शुल्क जो भारत पर ब्रिटिश सरकार के खर्चों को कवर करने के लिए लगाया गया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और आर्मीज के लिए सैलरीज जो भारत में तैनात थे और जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। पेंशन और वॉर कॉस्ट, उन युद्धों की लागत जो ब्रिटिश साम्राज्य ने लड़े, लेकिन जिनका बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाला गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। भारतीय वस्त्र उद्योग जो कभी विश्व में अग्रणी था, ब्रिटिश नीतियों के कारण धराशायी हो गया। इंडियन वीवर्स बर्बाद हो गए, लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए और गरीबी में धकेल दिए गए, क्योंकि उनकी आजीविका छीन ली गई थी। उनके क्राफ्ट्स को ब्रिटिश इंपोर्ट्स ने रिप्लेस कर दिया। सस्ते ब्रिटिश सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी, जिससे स्थानीय कारीगर प्रतिस्पर्धा में हार गए। हैवी टैक्सेज और जबरदस्ती की कैश क्रॉप्स ने फार्मर्स को गरीब कर दिया। किसानों को नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई, जिससे लाखों लोग अकाल के शिकार हो गए, क्योंकि खाद्यान्न की कमी और ब्रिटिश सरकार की उदासीनता के कारण लाखों लोगों की जान चली गई।
इंडिया रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बन गया और ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बन गया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत का उपयोग केवल कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में किया गया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लगातार होती रही, एक सतत प्रक्रिया जिसमें भारत की संपत्ति को व्यवस्थित रूप से लूटा गया, जिसके भयानक ह्यूमन कॉस्ट थे। इस शोषण के कारण अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई और पीढ़ियों तक गरीबी में जीने को मजबूर हुए। अकाल और गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं थे, ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं थीं, बल्कि वे कॉलोनियल पॉलिसी का नतीजा थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का सीधा परिणाम, जिनका उद्देश्य भारत को लूटना था। सोने की चिड़िया को निचोड़ लिया गया, उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई, जिससे वह कंगाल हो गई। उसकी दौलत ने ब्रिटेन के उदय को बढ़ावा दिया। भारत से लूट गए धन ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को वित्त पोषित किया और ब्रिटेन को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। सोने की नदियां वेस्ट की ओर बहीं, भारत से धन का प्रवाह पश्चिम की ओर होता रहा, जिससे ब्रिटेन समृद्ध होता गया। इंडिया को गरीब छोड़कर एक ऐसा देश जो कभी समृद्ध था, अब गरीबी और अभाव में जीने को मजबूर हो गया। ब्रिटिश ने प्रोग्रेस लाने का दावा किया, रेलवे, कानून, इंग्लिश एजुकेशन, पर ये गिफ्ट्स उनके अपने इंटरेस्ट्स को सर्व करते थे। रेलवेज ने ट्रूप्स और रॉ मटेरियल्स को मूव किया, लोगों को नहीं। लीगल सिस्टम ने ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्सेज को एनफोर्स किया, जस्टिस को नहीं। इंग्लिश एजुकेशन ने एम्पायर के प्रति लॉयल क्लर्कों का एक क्लास बनाया, थिंकर्स का नहीं। सिविल्जिंग मिशन एफिशिएंट कंट्रोल के लिए एक दिखावा था। प्रोग्रेस एक इल्यूजन था, एक्सप्लॉयटेशन को छिपाते हुए। एम्पायर की मशीनरी इंडियन लेबर और रिसोर्सेज पर चलती थी, तथा कथित फायदे डोमिनेशन के टूल्स थे। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, ट्रेड से नहीं बल्कि लूट से। ईस्ट इंडिया कंपनी के लेडजर्स सिर्फ कॉन्क्वेस्ट की एक गाथा की प्रस्तावना थे। हर कदम पोस्ट्स को मजबूत करने से लेकर कम्युनिटीज को डिवाइड करने तक कैलकुलेटेड था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ड्रेन ऑफ वेल्थ सेंट्रल थे, एक्सीडेंटल नहीं। ब्रिटेन का उदय इंडिया की बारबेडी पर बना था। सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद कर उसके पंख नोच लिए गए थे। असली मकसद कभी सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह डोमिनेशन और लूट था। विरासत, लालच, पावर और एम्पायर की असली कीमत की एक चेतावनी भरी कहानी है।